आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है क्लास 6 का, जो अब तक हमने चैप्टर 8 तक देख लिया है। आज की इस वीडियो में चैप्टर 9 का देखेंगे, ठीक है, जो कि हिस्ट्री का एनसीईआरटी का चल रहा है सीरीज, ठीक है, जिसमें हमारे अतीत 1 है उसका चैप्टर 9 8 तक देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में 9वां चैप्टर देखेंगे, ठीक है, और सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझते आ रहे हैं जिस तरह से, बस उसी तरह समझेंगे। और उसका शीर्षक जो है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री, यानी राजा को देखेंगे तो कुषाण, उसके बाद व्यापारी यानी रेशम का व्यापार उस समय जो महत्वपूर्ण हो रहा था। अब विदेशी यात्री जो उस समय बाहर से यात्री जो आया करते थे भारत में, उसकी चर्चा करेंगे। ये लगभग 7000 से 1400 ईसा पूर्व तक का काल है इसमें, ठीक है। इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एनसीईआरटी का बुक जैसे देखते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो उसमें बेसिक के लिए जो एनसीईआरटी का बुक का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी रहता है, पूरा बेसिक पकड़ के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में पहला अध्याय पर, जो पाठ 1 पाठनामा है, उसका शीर्षक है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री के बारे में। ये देखिए अध्याय 9 का पेज पर आ गए हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से आप मैसेज करिए, ठीक है, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में देखिए जो है व्यापारी, राजा, तीर्थ यात्री के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक बच्ची का दिया गया है। बाजार में बच्ची घूमती है जिसका नाम है क्या, जागनी। वो घूमती है और मेले में आस लगाए बैठी रहती है और देखती रहती है कि तरह तरह के वहाँ पे सामान बिक रहे हैं, जैसे चमकदार बर्तनें, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शौक रंगों और फूलों की प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले खिलौने, तरह तरह के। इस तरह से देखिएगा तो आज भी मेले में जाइएगा तो आपको या बाज़ार में ये सब चीज़ ऐसे ही बहुत ही अच्छा चीज़ मिलते रहता है। तो वो देखती है क्या, दिन भर वो सामान बेचकर रात को शाम को दुकानदार अपना सारा सामान एक ट्रैक्टर में रखकर वो फिर चले जाता है। उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये लोग हमेशा घूमते क्यों रहते हैं, ठीक है। तो उसकी माँ बताती है कि वे लोग जो है व्यापारी है और व्यापारी लोग जो है अपना सामान वहाँ से लाता है जहाँ से सामान बनता है, और जहाँ पर बाजार है, मेला है, वहाँ पे जाकर वो उसे कुछ मुनाफे रख के उसके बेचा जाता है, ठीक है। चलिए इसी पर अध्याय स्टार्ट करते हैं, चालू, जिसमें पहला पॉइंट है व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी कैसे हुए, ठीक है। देखिए आगे जो है अध्याय 8 में जो इससे पहले वाले क्लास में जो देखे थे कि उसमें पॉलिश वाले बर्तनों की चर्चा थी, ठीक है। उसी पर कहता है कि इससे पहले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ रखा है, जिसमें खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इसकी कटोरियाँ, थालियाँ इस उपमहाद्वीप के पुरास्थलों से मिले हैं, ठीक है। इस उपमहाद्वीप के स्थलों से ये सब प्राप्त हुआ है। कटोरियाँ, थालियाँ, खूबसूरत बर्तन, चमक, पॉलिश वाले बर्तन, ठीक है। 8वां अध्याय में पढ़े हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे, ठीक है। तो पुरास्थलों से ये सब सामान जो मिला है, तो वो सब सामान यहाँ पे आया कहाँ से, तो अनुमान लगाया गया कि उस समय व्यापार होता होगा दूसरे जगह से, और वहाँ का व्यापारी यहाँ आके वो सामान बेचता होगा, और यहाँ का कुछ सामान दूसरे जगह जाके बेचता होगा, ठीक है। दक्षिण भारत जैसे सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, मसाले में देखिए तो काली मिर्च की सबसे ज़्यादा चर्चा है, तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। लोग इसे बुलाते थे काले गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, ठीक है।
तो ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये इंडिया का है, ठीक है। और इस जगह पर रोम उस समय हुआ करता था, ये पूरा इलाका। तो यहाँ से आप देखिएगा तो जल का मार्ग देखिएगा तो इस तरीक़ा से होता था, यहाँ से जल का मार्ग, और स्थल मार्ग इस तरीक़ा से होता था यहाँ से, ठीक है। मैप में देखने के बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा कि जल और स्थल किस भाग से उस समय व्यापार होता था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसका वर्णन। तो आपने दोनों रास्तों को मैप के माध्यम से देख लिए हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले, ठीक है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, ठीक है। क्योंकि उस समय कोई तो रुपया का प्रचलन था नहीं, तो सामान का अदला बदली या तो कुछ सामान का बदला सोना या कुछ पत्थर, इस तरह से कीमती कोई भी वस्तु दिया जाता था। तो ये जो सोने का जो सिक्का वहाँ रोमो का सोना सिक्का जो यहाँ मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे व्यापार होता था, तभी जाके यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपके लिए एक प्रश्न है और ये से आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में करके कि ये जो सिक्का है भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। तब तक बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऐसे आगे क्या है। आगे देखिए व्यापार से जुड़ी एक कविता, ठीक है। व्यापार से जुड़ी एक कविता है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो कविता क्या कहता है। ये तो व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलता है। व्यापार का जो प्रमाण है संगम कविताओं में भी मिलता है। नीचे लिखी कविता में पूर्व समुद्र तट पर स्थित फुहार पतन पर लगाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है, ठीक है। पूर्व समुद्र तट, ठीक है। जैसे ये मैप हो गया भारत का, ठीक है, तो यह हो गया पूर्व, ठीक है, ये पूर्व हो गया, तो इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यह हो गया पश्चिम। इस कविता में जो दिया गया है ये यही कहता है कि पूर्व समुद्री तट की चर्चा कर रहा है, मतलब इस भाग की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए कविता क्या कहता है देखते हैं। कविता है समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े हैं, समुद्री जहाजों पर। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां हैं, ठीक है। हिमालय से मिले रत्न और सोना, हिमालय से मिले रत्न यानी कीमती पत्थर, और कर्नाटक दक्षिण भारत से मिले सोना, ये सब के बारे में चर्चा है, ठीक है। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, आज भी देखिएगा तो चंदन की लकड़ी इस भाग से ही मिलता है, ठीक है। और दक्षिणी सागर के मोती और दक्षिणी सागर यानी इस वाला भाग का कह रहा है दक्षिणी सागर, ठीक है, इसकी चर्चा करें। वहाँ के मोती और पूर्व सागर की मूंगे, पूर्व सागर ये हो गया, ठीक है। गंगा और कावेरी की फसलें, ठीक है। तो कावेरी देखिएगा तो यहाँ गोदावरी है, गोदावरी कृष्णा और कावेरी, ठीक है, ये 3 नदी है, इसी क्षेत्र का कह रहा है यहाँ की फसलें। और गंगा ऊपर जानते हैं, ऊपर ऐसे करके ये गंगा आता है, तो इस क्षेत्र का, ठीक है, फसलें की बात कर रहा है। श्रीलंका से लाए खाद्यान्न, यहाँ पे श्रीलंका था उस समय, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, म्यांमार उस समय यहाँ पे था, ठीक है, इस भाग में म्यांमार था, तो इसकी चर्चा कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी और बर्तन दुर्लभ कीमती और भी आयात हुआ करते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग महत्वपूर्ण जो उस समय हुआ करता था वस्तु हो या कृषि से फसल हो, उसकी चर्चा कर रहा है कि जिस व्यापार हुआ करता था भारत से, ठीक है, उसका इसमें चर्चा कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप एक सूची बना लीजिए और सूची बनाकर उसमें जो भी वस्तु इसमें चर्चा किया गया है उस चीज़ों का एक लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन सी वस्तु का इसमें चर्चा है और उसका क्या उपयोग होता था उस समय, क्या उपयोग होता होगा, उसके बगल में उसका बारे में लिख दीजिए, ठीक है। लिख कर कमेंट बॉक्स में करके बताइए
कि कोई एक के बारे में कि उसकी क्या चर्चा, जैसे काली मिर्च होता था तो काली मिर्च रोम क्यों ले जाया जाता था, क्यों वहाँ के लिए गोल्ड गोल्ड सोना उसे कहा जाता था, मतलब कब ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता था, ठीक है, रत्ने सोने ये सब क्यों वहाँ इसका क्यों व्यापार होता था, मिट्टी से बने बर्तन, ठीक है। एक लिस्ट बना लीजिए चार्ट बना के, उसमें देख लीजिए। आगे देखते हैं, आगे जो कहता है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे, ठीक है। इसमें इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, ठीक है। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, ठीक है। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। यह आप एक बार फिर से मैप एक बार देख लीजिए। ये जो मैप है देखिए कैसे यहाँ पे व्यापार होता था, ये समझिए। कुछ तो है देखिए जैसे किनारे किनारे चला जाता था, कुछ ऐसा था जो हवा का दिशा का अनुसार चलता था। जब मानसून चलता था, ऐसे मानसून जब चलता था तो कोई जहाज ऐसे यहाँ से गया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ मानसून का साथ इसके साथ पहुँच गया, ठीक है। ऐसे मानसून चला तो कोई यहाँ से गया तो यहाँ से मानसून के साथ पश्चिमी तट ये है और इसी पर सभी पहुँच जाता था। तो लंबी यात्रा होता था और उसे जल्दी पूरा करने के लिए मानसून का इंतजार किया करता था और मानसून के साथ बह के चला जाने से जल्दी यात्रा पूरी हो जाती थी, क्योंकि आज के समय की तरह उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं जहाज़ों में, ठीक है। तो वही कहता है इतना टेक्नोलॉजी था नहीं, तो मानसून के लिए पर निर्भर हुआ करता था कि मानसून किधर ले जाएगा जहाज को, उसके अनुसार वो चलता था व्यापारी लोग, ठीक है। अनेक रास्ता का खोज सब करने लगा, ठीक है, क्योंकि एक रास्ता पर व्यापार होते होते यहाँ पे टैक्स बढ़ जाता था। जो आपका निवासी रहता था वो अपने रास्ते पर जाने के लिए रोक देता था, ठीक है। उसी तरह से देखिएगा तो आप मॉडर्न में पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी लोग खोजते खोजते ऐसे करके व्यापारी लोग इधर से आया था, ठीक है। इधर से इतना खोजते हुए व्यापारी ऐसे आया था, ठीक है। सभी किस लिए, क्योंकि एक ही रास्ता स्थल रास्ता एक ही होने के कारण यहाँ पे टैक्स सब का बढ़ जाना, इसी कारण लोग समुद्री रास्ता की अलग अलग दिशा में खोज करने लगा था, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखते हैं कि समुद्री तटों से जो लगे राज्य थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो समुद्र के तट जो राज्य लगा रहता था उसकी चर्चा करते हैं। देखिए कहता है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, ठीक है। इसमें बहुत से पहाड़ पठार और नदी के मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मोबेंद्रदार की चर्चा मिलती है। मोबेंद्र का चर्चा मिलती है संगम कविताओं। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासकों के परिवारों के मुखियों के लिए किया गया है। ये थे कौन कौन से, तो संगम कविता जो कहते हैं, जैसे संगम काल भी कहा जाता है। तो पहले था चोल, चेर, पांड, ठीक है। तो ये सब का जो धीरे धीरे यहाँ पे उपजाऊ जमीन होने के कारण धीरे धीरे व्यापार होता था और इस व्यापार के कारण ये सब धीरे धीरे अमीर होते जा रहा था। यहाँ भी कर रहा है ना, इस इलाकों के जो सरदार हुआ करते थे पहले छोटा छोटा था, व्यापार होने से इस मैदानी में काफ़ी उपजाऊ होता था और इस नदी के कारण, ठीक है, जिससे धीरे धीरे राजा काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। तो किस तरह से ये सब शक्तिशाली जो राजा उभर के निकला था, जिसमें से चोल, चेर, पांड, ये सब आप देखिएगा मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में दिया गया, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली
माने जाते थे ये सब राजा को। ये अपने अपने एरिया में पूरा शक्तिशाली होकर उभरे थे। आगे देखते हैं आगे जो क्या कहता है, शक्तिशाली राजा उभर के निकले, ठीक है। और ये 3 मुखियाओं के, ये जो 3 है, चोल, चेर, पांड्य, 3 मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र होते थे उस समय, ठीक है। एक तटीय भाग और दूसरा अंदरूनी हिस्से, ये 2-2 केंद्र सत्ता का रहता था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 3 ये मुखिया हुआ तो 3 का दोनों 2-2 उसमें रहता था सत्ता केंद्र, तो इस तरह 6 हो गया। तो 6 में से 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है चोलों का जो पतनपुहाड़ या कावेरीपट्टनम जगह है, और दूसरा है पांड्यों का राजधानी जो था उस समय हुआ करता था, मदुरै। ये 2 जो स्थल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 6 में से, ठीक है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, ठीक है। जैसे राजा कर लिया करते थे उसी तरह से ये भी उभर के आए थे, ठीक है। कभी कभी ये सैनिकों अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे, ठीक है। इसमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे, ठीक है। देख लिए कैसे किस तरह से ये मुखिया अपना साम्राज्य चला रहा है, ठीक है। मतलब ठीक है, कर के बजाय क्या ले रहा है, उपहार ले रहा है, ठीक है। और कभी कभी तो सैनिक अभियान पर भी निकल के कर वसूल कर ला रहे खुद भी, ठीक है। और वो वसूल कर आता था तो उसमें से कुछ भाग अपने पास रख लेता है, कुछ और समय भी बांट देते थे, ठीक है। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरत, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। जो उस समय कवि रहता था अपने साथ रखता था, जो भी थोड़ा सा धनी व्यक्ति हो जाता था वो अपने साथ कवि रखता था और उसकी प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे, ठीक है। और बदले में उसको क्या मिलता था, जवाहरत, सोने, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े, ये सब भी कवियों को मिला करता था। तो इस तरह का देख लिए ये तीनों जो मुखिया है कैसे उभर के आए। चलिए इसको मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या क्या कहाँ था। मैप में आप देखिए, ठीक है। तो मैप में देखिए ये पुहार है, आर्यकमांडो, ठीक है, पल्लव का एरिया, चालुक्य का एरिया, ठीक है, चेर का एरिया आज का जो इस तरह से है केरल, पांड्य का जो मदुरै भाग है। तो इस तरह का देखिएगा ये सब जो 3 राजा को जो चर्चा कर रहा है अभी, चेर यह हो गया पांड्य का राजधानी मदुरै, और चोल का राजधानी पुहार जो उस समय रहता था। ये तीनों राजा की चर्चा कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तो किस तरह से ये अपना चलाता था प्रशासनिक, सो देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए आगे कहता है लगभग 200 वर्ष के बाद, इसके 200 वर्ष के बाद, ठीक है, भारत में मानचित्र में देखिएगा सातवाहन वंश नामक का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। 200 वर्ष ये तीनों वंश चल रहा था। कब चल रहा था, कितने साल वर्ष, 2300 साल पहले का ये जो चर्चा है। इसके 2 साल बाद यानी 2100 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद सातवाहन वंश जो राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था जो थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सातवाहन वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था, ठीक है। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है, इनकी माँ गौतमी जो थे, गौतमी देखिए इसके नाम में गौतमी लिखा हुआ, गौतमी का पुत्र श्री सातकर्णी, श्री सातकर्णी इसका नाम हो गया, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी कहा जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय जो सातवाहन वंश का जो शासनकाल था वो पुरुष सत्तात्मक नहीं होकर महिला सत्तात्मक उस समय था, ठीक है, स्त्री सत्तात्मक साम्राज्य था। तो मैप में चलिए देखते हैं सातवाहन का भाग। तो ये आप देखिएगा सातवाहन का जो इलाका है यहाँ पे ये सब था मैप में, ठीक है। आज की बात करें तो ये सब महाराष्ट्र का ये भाग आज का, ठीक है। तो पता कैसे चलता है, तो इसकी माँ ने गौतमी बलश्री ने दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और
अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी भी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शब्दार्थिक अर्थ है कि दक्षिण का ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, इधर कर रहा है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तटों पर। मैप में आप देखिएगा तो ये रहा पूर्वी, ये रहा पश्चिमी, ये रहा दक्षिणी तट। ठीक है, तो इसकी चर्चा कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब था। और उस समय जो था दक्षिण भारत आने के लिए रास्ता जो था वो इसी मार्ग से था। ठीक है, इसीलिए ये कहता है, यहाँ पे इसका चर्चा किया गया है, दक्षिणापथ कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता था वही एकमात्र रास्ता उस समय था, प्रचलित था। ठीक है, जिसे पूरे दक्षिणी के क्षेत्र के लिए भी यही नाम से प्रचलित उस समय हो गया था। ठीक है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके ये बताना है कि ये जो श्री सातकर्णी जो था, ये जो अपना सेना तीनों तट पर भेज दिया था, यहाँ उसका साम्राज्य चल रहा है, इधर सेना भेज दिया, इधर सेना भेज दिया और इधर सेना भेज दिया, ये तीनों तट को ये अपने अंदर में क्यों नियंत्रित करना चाह रहा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है कि क्यों नियंत्रण करना चाह रहा था, क्यों सेना भेजा था। यहाँ पे चर्चा दिया गया है कि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है, श्री सातकर्णी ने। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है, देखिए, रेशम मार्ग की कहानी है। ठीक है, रेशम मार्ग की कहानी है, ये था व्यापारिक मार्ग का, व्यापार के बारे में चर्चा था। अब देखते हैं रेशम मार्ग की क्या कहानी है, उसके बारे में जानते हैं। रेशम मार्ग क्या कहता है, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की तरह वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समय समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। ये जो रेशम का जो इतना बड़ा प्रचलित है, क्यों है, तो आपने देख लिया, ये होता था किस लिए, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावटी की वजह से ये बाजारों में बहुत ही रेशम कपड़े बहुत अधिक समय बहुमूल्य हुआ करते थे। और इसकी बनावटी जो था, बनाने की प्रक्रिया जो था बहुत ही जटिल था, क्योंकि कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कटाई होती थी और फिर उसके बाद कपड़े की बुनाई होती थी। उससे रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो हुआ था सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। ठीक है, 7000 साल पहले हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। यह भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो रेशम का जो आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में हुआ था, वो भी 7000 साल पहले हुआ था। ठीक, इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे। ठीक है, चीन से लोग अलग अलग जगहों पर यात्रा करते थे, पैदल हो या घोड़ों हो या ऊंट हो, जिस साधन उसे मिलता था उस तरह से ये सब यात्रा करता था। ठीक है, और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, क्योंकि चीन में बनता था तो वो अपने साथ कपड़े भी रखता था। ठीक है, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट से नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, ये लोग जिस रास्ते से आवाज मतलब दूसरे राज्य में जाके, दूसरे देश में जाकर जहाँ पे बेचा करता था, चीन से ले जाके, चीन का जो यात्री था वहां से ले जाके दूसरे जगह पर बेचा जाता था, उसी रास्ते को सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। ठीक है, चीन के जो शासक थे ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर भेजा करते थे ये कपड़े, क्योंकि उस समय जो तकनीक जो था, ये तकनीक किसी को चीन ने बताया नहीं करता। क्या कहते हैं, हजारों साल तक उसने छुपा के रखा इस तकनीक को कि कैसे बनाया जाता है ये कपड़ा। ठीक है,
यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। ठीक है, और भी पश्चिम की ओर फैल गई। क्या कह रहा है, ईरान का राजा को उपहार में दिया करता था उस समय। ये आप मैप अगर देख ले, देखिए यहाँ पे ईरान दिया गया है, ये अभी भी यहाँ का राजा को यहाँ से उस समय भेजता था इस तरीके से स्थल मार्ग होते हुए। ठीक, और उपहार में दिया करता। तो इस तरीके से धीरे 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 सभी जगह फैलता गया। इस कपड़े के बारे में चर्चा धीरे धीरे फैल गया सभी जगह। चलिए आगे देखते हैं। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही उस समय कपड़े की डिमांड थी बहुत ज़्यादा, और ये सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता था क्योंकि चमकीले और चिकनी मुलायम बनावटी हुआ करता था। इस कपड़ा का तकनीक बनाने की जो था वो फैल गया इस तरह से 2000 साल करीब। रोम के शासकों और धनी जो लोग था वो इस कपड़ा पहनने के लिए एक फैशन बन गया था वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी ये कपड़े की। धीरे धीरे जैसे ही मांग बढ़ता गया तो कीमत बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्ते से होकर जाना पड़ता था। ठीक, तो मैप में जैसे हमने देखा कि कैसे यहाँ चीन से होते हुए इतना दूर से रास्ते रेगिस्तान पार करते हुए पहाड़ी, ये हिमालय यहाँ पे जैसे आप जानते हैं यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय पार करते हुए इस तरह से जाता था। तो इसी कारण यहाँ पे इसका जो कीमत होता था बहुत ही ज़्यादा होता था। ठीक है, इसे वही पहन सकता था जैसे शासक हो, राजा या धनी लोग हो, यही लोग इस कपड़े को पहन सकता था। ठीक है, यही नहीं, रास्ते के कुछ आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। ठीक है, जैसे इससे पहले भी हमने चर्चा किया था कि अनेक यात्रियों के अनेक रास्तों की खोज किस लिए हुआ था, क्योंकि स्थल मार्ग एक ही रहने के कारण वहाँ पे शासक जो हुआ करते थे, छोटा छोटा जो शासक जहाँ जहाँ अपना एरिया में हुआ करते थे, वहाँ के शासक उससे टैक्स लिया करते थे, उस रास्ते से गुजरने का टैक्स मांगा करता था, जिसके कारण कपड़ों की कीमत में, कपड़ों हो या कोई भी अन्य भी सामान हो, तो उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो जाती थी। ठीक, कहता है मानचित्र 6 को देखकर पेज नंबर 76-77 को देखें। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। चलिए देखते हैं मानचित्र में। जैसे आप ये मैप अगर देखिएगा तो इस मैप में दिखाया गया है, ये सब रूट दिखाया गया है, सिल्क रूट जो कैसे हुआ करता था। ठीक है, ये सब देखिएगा तो ये व्यापारिक मार्ग हुआ करता था उस समय। ठीक है, ये सब व्यापारिक मार्ग आप देख सकते हैं। ये जो लाइन खींचा हुआ लाल वाला और ये वाला, इस तरीका से सबका ये सब रूट बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था, और इसी रास्ते से सब अपना यात्रा करता था। और स्थानीय जो उस समय का वहाँ पे जो मुखिया हुआ करता, जो भी शक्तिशाली होता था, वो इसी मार्ग पर अपना कब्जा बनाना चाहता था। सभी अपना अपना क्षेत्र में, यहाँ पर चीन, वहाँ पर ये सिकिया, मंगोलिया, ये सब अपना अपना, ईरानिया, ये सब अपना अपना क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। किस लिए कब्जा करना चाहता था कि ताकि इस रास्ते से जो व्यापारी गुजरेगा, उस व्यापारी से उसे कुछ कर या कुछ उपहार में मिलेगा। ठीक है, इसी के कारण उस रास्ते पर कब्जा करना चाहता था सभी अपने अपने इलाकों में। ठीक है, और उस कर के बदले में उस यात्रियों को उस रास्ते से अपने राज्यों से जो उसके एरिया से गुजरता था, उसे लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते थे। ठीक है, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, जैसे देखें अभी बताया। ठीक है, क्योंकि रास्ते पर यात्री कर रहे व्यापारी कर या शुल्क के नाम पर कुछ तोहफे के जरिए मिलते थे लाभ। बदले में ये शासक उनको व्यापारियों को गुजरने से वक्त लुटेरों को आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक का जो नाम देखेंगे वो था कुषाण। पूरी तरह जो अपने नियंत्रण में कर लिया था वो कुषाण कर लिया था। सिल्क रोड जो भारत से होकर गुजरता था उस पर पूरी तरह से वो अपने नियंत्रण में कर लिया था। ये करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। ठीक है, पश्चिम उत्तर का। ठीक है, मतलब भारत की अगर देखेंगे तो कुषाणों की, ठीक है, कुषाणों की जो चर्चा करेंगे तो पश्चिम उत्तर की देखेंगे तो
ये हो गया उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम और ये उत्तर हो गया। तो इस भाग पर कहता है, इस भाग पर कुषाणों का उस समय शासन हुआ करते थे, ठीक है, जिसके वजह से जो सिल्क रूट गुजरता था ये इसी मार्ग से होकर गुजरता था, जिसके कारण वो अपने नियंत्रण में कर लिया था राजा कुषाण जो राजा था, ठीक है। ये 2000 साल पहले मध्य एशिया के पश्चिम उत्तर वाला जो भाग था उसमें भारत इसका शासन था, भारत का। पेशावर या मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। चलिए मैप में देख लेते हैं, ये रहा मथुरा, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, पेशावर। पेशावर भी यहीं पे आसपास में एक जगह है पेशावर, वहीं पे इसका राजधानी हुआ करता था, इस इलाके में, ठीक है। ये दो प्रमुख उसका शक्तिशाली केंद्र हुआ करता था कुषाण, ठीक है। कुषाण के बारे में आगे क्लास में और भी डिटेल्स जानेंगे, कुषाण किस वंश से था, तो उसके संस्थापक कौन था, ठीक है। इससे पहले कुषाण से पहले कौन शासक था, ये सब के बारे में चर्चा आगे डिटेल से जानेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि इसमें उस समय जो एक शक्तिशाली राजा जो था, जिसे सिल्क रास्तों पर जो कब्जा कर रखा था, वो था कुषाण जो था, ठीक है। इसने कब्जा कर लिया, बोला जब यहाँ से टैक्स हम लेंगे, ठीक है, तभी जाके जाने यहाँ से देंगे, ठीक। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी, ठीक है। ऊपर से सिंधु नदी से होकर रास्ते से जाता था मोहता। यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुंचता था, ठीक है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से कुषाण थे, ठीक है। भारत में इससे पहले सोने का जो सिक्का था वो कोई शासक ने नहीं चालू किया था, जो कि जब कुषाण आया, कुषाण का जो शासक था वो आया, तभी जाके चालू किया था इसी ने। और इसे ही जाना जाता है भारत में, अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कि सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक जो था वो कुषाण था। शुद्ध सोना भी पूछेगा तो यही था, ठीक है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, ठीक है। आपको हमें देखिए कमेंट बॉक्स में करना है, इतना जो इससे पहले जो समझे उसके बारे में बताना है कि ये सिल्क रूट पर जो गाड़ी चलने की जो प्रक्रिया था वो क्यों कठिन था। और दूसरा जो था कि चीन से जो समुद्री के रास्ते जो रेशम का निर्यात होता था, ठीक है, उसके बारे में आप इससे पहले जो मानचित्र दिखाए हैं, ठीक है, रूट वाले, व्यापारिक रूट वाले, उसमें आप समुद्री रास्ते को खोजिए, ठीक है, कि चीन से कौन कौन से राज्य से, देश से व्यापार होता था समुद्री रास्ते से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो व्यापार की बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो देखेंगे बुद्ध धर्म का प्रसार के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से बुद्ध धर्म का प्रसार आगे बढ़ा था, ठीक है। बात करता है, देखिए कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा में से एक था कनिष्क, ठीक है, जो करीब 1900 साल पहले जिसका शासनकाल रहा, ठीक है। उसने एक बुद्ध परिषद यानी बुद्ध सभाएं का गठन किया था उसी का शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध परिषद का एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें सभा में क्या होता था, एकत्र होकर सभी विद्वान अपना महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी जो लिखी गई, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे अभी अश्व घोष थे, कवि अश्व घोष जो थे, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्व घोष तथा अन्य बुद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया था। पहले जो था, पहले प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन अब संस्कृत भाषा में भी लिखना शुरू कर दिया था। तो कहता 1900 साल पहले इसका शासनकाल था, इस राजा का, जो कुषाण वंश का कनिष्क जो था, बहुत ही प्रतापी शासक कनिष्क था। और जो ये महासभा करवाया था, ये जम्मू कश्मीर में करवाया गया था, ठीक है। देखिए आगे देखिए,
कहते हैं इस समय बुद्ध धर्म की एक नई धारा का, महायान का विकास हो गया था। बुद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया था, और ये जो महासभा था ये चौथा बार महासभा था, यानी 3 बार इससे पहले हो चुका है महासभा, और ये चौथा बार महासभा था जो कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, और इसी चौथा बार जो महासभा हुआ था इसमें बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया, एक महायान और एक हीयान, 2 भागों में बट गया। तो ये कहते हैं महायान का विकास हुआ। इसके हीयान का इसमें इसलिए नहीं चर्चा है क्योंकि हीयान जो था, जो पहले, इससे पहले मतलब विभाजन होने से जो पहले जो शाखा चल रहा था सेम उसी को सब कुछ फॉलो करता था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया था, कोई नियम का नहीं। लेकिन महायान जो धारा था, एक ये नया विकास हुआ था, ये अलग हो गया था महायान, जिसमें इसका अलग अपना कुछ इसमें रूल नियम उसमें जोड़ा गया था। इसीलिए इसका चर्चा किया गया था कि इसका विकास हुआ, और ये 2 मुख्य विशेषताओं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा के लिए विरोध था। इसलिए पहले जो था, शुरुआती में जो था, बुद्ध भगवान का जो अनुयायी थे वो मूर्ति पूजा में नहीं करते थे, तो उनके कुछ संकेतों को दर्शाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर उनके निर्माण जो प्राप्त को पीपल के पेड़ जो हुआ था उसी के मूर्ति का दर्शाया जाता था और उसी का पूजा किया जाता था। ठीक है, पर अब जो है, अब जब महायान शाखा बना तो इसके बाद जो है बुद्ध भगवान की भी प्रतिमा यानी मूर्ति बनाने लगे और उसकी पूजा करने लगे। ठीक है, इसमें अधिकांश जो था मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगे बुद्ध भगवान की प्रतिमा। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सांची का स्तूप है जिसमें एक ये आप देख सकते हैं ये पीपल वृक्ष का पेड़ है, बनाया गया है। यहाँ पे एक खाली स्थान दिया गया है जिससे यहाँ पे बैठकर भगवान बुद्ध जैसे ध्यान करके ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उसी प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, उसी का ये सांची का स्तूप का ये दिखाया गया। ठीक है, चल आगे देखते हैं। इधर दूसरा परिवर्तन जो हुआ बुद्ध सत्व में आस्था को लेकर हुआ था। दूसरा परिवर्तन जो हुआ आस्था के लेकर हुआ। पहला हुआ मूर्ति पूजा को लेकर। ठीक है, पहले मूर्ति पूजा को लेकर हुआ, और दूसरा जो हुआ आस्था। बोधिसत्व जो उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गया। ये कौन सी शाखा है? ये जो दूसरा शाखा विकास हुआ था महायान के, उसी का जो शाखा है, जो ये सब चीन, मध्य एशिया, कोरिया, जापान, ये सब में जो फैल गया धीरे धीरे। ठीक है, जब से लोग इसमें मतलब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी सांसारिक जीवन में जीते रहिए। ठीक है, महायान का कहने का यही था, और उसी को सांसारिक जीवन में रह के ही लोगों को मदद करना ही इनका था सिद्धांत। ठीक है, बुद्ध धर्म का प्रसार जो होगा पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बुद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है, कहते दक्षिण भारत में जो बनाया गया था वहाँ पे भी बुद्ध भिक्षुओं को रखने के लिए वहाँ पे रहने के लिए पहाड़ों को खोदकर गुफा बना दिया जाता था, ताकि वहाँ पे वो अपना साधना ध्यान सही से कर सके। ठीक है, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा, क्योंकि राजा और रानी यही तो अमीर थे उस समय, और दूसरा इसके बाद जो थे कोई तो पैसे वाला व्यापारी था, और उसके बाद जो था कोई तो कृषक था, क्योंकि उस समय कृषि ही महत्वपूर्ण था। समाज में कृषि ही संपत्ति का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। इसीलिए या तो राजा खुदवा सकता था गुफा बनवाए, या तो व्यापारी, या तो कृषक। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई है। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट के दर्रों के पास। पश्चिमी घाट का अगर आप देखिएगा तो ये यहाँ पे है, ये रहा पश्चिमी घाट, ये है। ठीक
ठीक है। वहीं पे दर्रा कहता है उसे, वहीं दर्रा, पहाड़ के दो बीच का जो रास्ता रहता है नदी के द्वारा काटा जाता है, उसी को दर्रा कहता है, और उसी के पास कहता है गुफाएं बनवाई गई थी। ठीक है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। रास्ता भी दर्रों से होकर ही बना दिया जाता था। ठीक है। क्योंकि पहाड़ कर तोड़ कर रास्ता बनाना संभव नहीं हो सकता था, तो जो बीच में दर्रा रहता था उसी से रास्ता बना दिया जाता था। ठीक है। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया कि जो गुफा रहता था, जो यात्री जो दूर दूर से आवाजाही करता था, उस समय तो कोई जो उतना साधन जाने आने का था नहीं, तो उसे आराम करने के लिए इन गुफा में हो सकता है कि वो रुकता होगा रास्ता में, क्योंकि लगातार तो उस समय चलने के लिए संभव नहीं होता होगा कि लगातार चलते रहे और जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि बहुत महीनों सालों लग जाता था यात्रा करने में। ठीक है। आज भी अगर आप पैदल यात्रा करिएगा तो कितना दूर तक बहुत समय लग जाएगा। आज भी कहीं जाइए, दिल्ली से बिहार जाइए या यूपी जाइए या मध्य प्रदेश चले जाइए, तो पैदल जाने में कितना समय लगेगा, चाहे घोड़ा भी हो फिर भी आपको समय लग जाएगा, और वो लगातार नहीं चल सकता, उसे विश्राम करने के लिए एक जगह चाहिए कुछ देरों पर। ठीक है। तो इसी तरह कहता है हो सकता है कि गुफा वाले मठों में विश्राम के लिए व्यापारी रुकते होंगे। ठीक है। बुद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। ठीक है। भारत से अलग यहाँ आपने देखा, यहाँ देखिए मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, ये सब में फैल गया था उधर बुद्ध धर्म। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ये सब में फैला हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, फैल गया था धीरे धीरे। अब फैलना स्वाभाविक है, क्योंकि राजा ही जब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कुषाण का जो सबसे प्रसिद्ध जो राजा था, प्रतापी राजा कनिष्क ने ही इसका सभा बुलाया था। चौथी सभा जो बुलाया था कनिष्क ने ही करवाया था, और उसी के शासन काल में हुआ था। कनिष्क के बारे में जैसे इससे पहले पढ़े हैं, तो वो सिल्क रूट जो जा रहा था इंडिया से होके, भारत से होके जो सिल्क रूट जा रहा था, उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो हो सकता है जब कब्जा कर रखा है तो वास्तव में ये है कि वो प्रतापी होगा ही, राजा होगा, उतना बलशाली, तभी जाके कर पाया। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं मूर्ति, बुद्ध भगवान का ये मूर्ति। ठीक है। बनाया गया कैसे, प्रतिमा। पहले तो संकेतों के माध्यम से पूजा किया जाता, लेकिन जब से महायान शाखा बनाया गया उसके बाद इस तरह से मूर्ति पूजा भी, यानी प्रतिमा भी बनाया जाता है। देखिए बायां देखेंगे, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। ठीक है। यह है बायां का, ये मथुरा में कहता है, मथुरा का ये मूर्ति का चित्र है। ठीक है। और दाएं में देखिएगा तो तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा है। इन चित्रों को देखकर बताइए कि इनके बीच क्या क्या समानता और क्या क्या भिन्नता है। ये तक्षशिला में बनाया गया मूर्ति है। अब दोनों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में क्या समान है और क्या भिन्न, अलग अलग दिया गया है। ठीक है। तो जैसे गौर करेंगे तो इसमें देखिए एक सूर्य कुंड दिया गया है, जबकि इसमें नहीं दिखाया गया। वास्तव में ऐसे लगता है कि इसमें भी दिया होगा, लग रहा है कि जैसे ये ऊपर से आधा ही भाग ये जो है। तो इसकी चर्चा छोड़ देते हैं, बाकी और सब की चर्चा देखेंगे तो अगर वस्त्र का देख लेते हैं, कपड़ा की पहनावा का देखिए तो इसमें बिल्कुल ही शरीर ढका हुआ लग रहा है, और इसमें जो बनाया गया इसमें भी वस्त्र पहना हुआ, लेकिन बशर्ते बहुत ही अलग ढंग से दिख रहा है वस्त्र के दोनों। और इसमें बैठा हुआ मूर्ति बनाया गया है, और ध्यान में बशर्ते इसमें खड़ा हुआ मूर्ति बनाया, बिल्कुल ही भगवान की तरह जैसा हाथ दिखाते हुए दोनों में दिखाया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये दोनों मूर्ति शैली है, एक मथुरा एक तक्षशिला। यह है मथुरा का, यह है तक्षशिला का। ठीक है। दोनों में क्या भिन्नता आपको दिखता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि दोनों में आपको क्या भिन्नता और समानता दिख रहा है।
ठीक है, ये सब हटा देते हैं, ठीक नहीं लगता। चलिए आगे अब देखते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, मूर्ति देख ली कि किस तरीका से उस समय मूर्ति पूजा का भी निर्माण चालू हो गया था। ठीक है, थेरवाद नामक बुद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक जो स्थान था उसमें बुद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इस क्षेत्रों में बहुत ही प्रचलित था। ठीक है, आगे कहता है कि इस पृष्ठ संख्या 100 में फिर से पढ़कर समझिए कि बुद्ध धर्म का जो इन इलाकों में कैसे फैला, इसके बारे में चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, कार्ले की गुफा जो महाराष्ट्र में है उसका एक चित्र शैली दिया गया है, यह है कार्ले की गुफा। ठीक है, अब देखते हैं तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा कैसे भारत की ओर बढ़ रहा था, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या देख लिया है, अभी तक देख लिए व्यापारी कि किस तरीका से व्यापारी व्यापार करते थे भारत से। दूसरा देख लिए बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, संगीति कैसे हुआ, और वो भारत से अन्य देशों में कैसे वो फैला, इसके बारे में देख लिए। और उसके बाद मूर्ति पूजा उस समय जो चालू हुआ, इस सब के बारे में समझ लिए। ठीक, अब तीर्थ यात्री की जिज्ञासा के बारे में देखते हैं। तो कहता है व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों में पर दूर दूर जाया करते थे। व्यापारी जो था सामान खरीदने और बेचने के लिए जहाज़ों पर दूर दूर जाया करता था। स्वाभाविक है, जाना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेज लोग जो था यूरोप से कैसे भारत कितना दूरी तय करके आया था। ठीक है, किस लिए आया था, व्यापार करने के लिए ही आया था, सामान खरीदने और बेचने के लिए है। ठीक है, बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। जैसे ही व्यापारी मतलब जाता था, उसके साथ कुछ तीर्थ यात्री भी उसके साथ चले जाते थे। ठीक है, और दोनों साथ हो जाते था। ठीक है, तीर्थ यात्री भी अपना तीर्थ यात्रा पूरा कर लेता था और व्यापारी भी अपना व्यापार को पूरा कर लेता था एक ही तरीका से। ठीक है, तीर्थ यात्री के बारे में देखते हैं। तीर्थ यात्री कौन हो सकता है? ठीक है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों हो सकते हैं तीर्थ यात्री। जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों का यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्री। आज भी आप जानते हैं कि तीर्थ यात्रा करना यानी कहीं दूर मंदिर है, वहाँ पे जाके भेंट करना, प्रसाद चढ़ाना, मनोकामना करना पूरा हो जाना तो वहाँ पे जाना। आज भी भारत में है तीर्थ यात्रा लोग करते हैं। उसी तरह से तीर्थ यात्री है। ठीक है, तीर्थ यात्री है यानी पवित्र स्थानों के ये ढूंढते थे, अलग अलग जगहों पे जाके व्यापारी के साथ में जाके इस जगह को ढूंढते थे। ठीक है, तो कहता है इसी तरह भारत की यात्रा पर आया था चीनी जो बौद्ध तीर्थ यात्री बन गया, उसका नाम है फासियन, काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, फासियन जो है चीन से यात्रा पर आया था। ठीक है, वह करीब 1600 साल पहले आया फासियन। ठीक है, हुएन तियांग 1400 साल पहले आया, भारत आया था। और उनके करीब 50 साल बाद इत्सिन आया। तो आप देख सकते हैं कौन कौन आया, कितने आया। फासियन जो 1600 साल पहले आया, उसके बाद हुएन तियांग 1400 साल पहले आया, उसके 50 साल बाद जो आया था। ठीक है, हुएन तियांग के बाद 50 साल बाद आया था इत्सिन। ठीक है, वे सब जो था बुद्ध आध्यात्मिक समाज के जीवन से जुड़ी जगहों को, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आया था। ठीक है, अभी जो ऊपर जो चर्चा किए थे कैसे चीन, मध्य एशिया, उधर जापान, कोरिया, श्रीलंका, इधर म्यांमार, इंडोनेशिया, जो अन्य भी देशों में जो फैल गया था बुद्ध के धर्म का जब प्रचार के बारे में, तो उसकी बुद्ध धर्म से उतना प्रेरित होकर तीर्थ यात्री यहाँ पे इस स्थानों को देखने के लिए आया करते थे। ठीक है, प्रसिद्ध मठों और देखने के लिए भारत आए थे ये सब जगह को। ठीक है, इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। ठीक है, सभी अपना अपना यात्रा का एक जीवन, अपना यात्रा का वर्णन एक किताब के तौर पर लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है, क्योंकि उस समय इतनी साधन नहीं थे, तो कौन सी उन्हें आने में, यात्रा करने में मुश्किल हुआ, वो सब की चर्चा उसमें
किया। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, जो बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा बहुत सारे जो किताब लिख लिख कर रखा जाता था ताकि ज्ञान की विलुप्ति ना हो पाए, तो किताब में लिख कर रखा जाता था। तो ये सब जो यात्री आया करता था ये कुछ अपने साथ भी ले जाता था, लेकर चला गया था। ठीक है, तो उसी का चर्चा कर रहा है कि ये अपना उसमें जो यात्रा वेदांत है उसमें जो लिखा है उसमें किताब का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, उन किताबों के बारे में भी लिखा है जो वहाँ से बुद्ध मठों और देशों से यहाँ से लेके जो गया था। ठीक है, देखिए फासियन चीन वापस कैसे लौटे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बाकी सब देख लिए, आगे देखते हैं। फासियन चीन कैसे लौटे। देखिए फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। ठीक है, वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, समझिए ये कहानी क्या है। ठीक है, फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। ठीक है, तो ये जो है आपने इतना जो देखा ये उसने वर्णन किया है कि किस तरह से वो जब लौट रहा था तो उसे समुद्री जहाज से जो जा रहा था तो कैसे उसे दिक्कत आया था और दिक्कत आने के बाद वो क्या कदम उस समय उठाया था उसी की चर्चा कर रहा था कि जब भी तूफान आता था ताकि जहाज को हल्का किया जा सके इसलिए वो सामान को सारा का फेंक दिया जाता था। ठीक है, भारी रहेगा तो जहाज डूब सकता था, लेकिन कहता है वही फासियन कि वो सारा सामान तो फेंक दिया लेकिन बुद्ध की मूर्ति और किताबें जो लिखे थे पांडुलिपि जो वापस ले भी यहाँ से जो गया था वो सब को नहीं उसने फेंका। ठीक है, समुद्री असीम है। सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है। ठीक है, समुद्र इतना अनंत है कि अगर उसके बीच में या कुछ दूरी पर जाने के बाद दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा और न उसका दिशा का पता लगाना वहाँ पर बहुत ही असंभव हो जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास यंत्र नहीं हो और उस समय यंत्र भी नहीं था, उस समय का कुछ यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय जो पता लगाया जाता था सूर्य चांद की गति को देखते हुए इसका पता लगाता था कि किधर सूर्य उग रहा है और किधर डूब रहा है, चांद किधर चल रहा है, ये सब का इससे समय का पता लगाता था कि दिशा के। ठीक है, कि हमें जहाज को किस दिशा में ले जाना है। ठीक है, पूर्व किधर है यानी क्योंकि पूर्व की ओर ही जाना था, फासियन को चीन जाना था। आप इसको मैप के जरिए एक बार देखिए, आप इस वर्ल्ड मैप को आप देखिएगा तो ये एशिया का पार्ट है, ये भारत है। ठीक है, ये भारत उस समय था। ठीक है, अब फासियन को बंगाल से वो यात्रा चालू किया था इस दिशा से और उसे पूर्व की ओर ऐसे जाना था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कलर चेंज करके आपको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे उसको जाना था और उसे समुद्र में कितना दिक्कत हुआ था। ये देखें, ये दिशा जो बनाया गया है ऐसे करके इसको जाना था। ठीक है, चीन की तरफ, ये चीन था। इतना करके मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो सागर है, समुद्र है, उसके बीच में भी नहीं आ रहा, फिर भी उसे इतनी दिक्कतें हो रही। ठीक है, बिल्कुल ही आप देख सकते हैं तो ये किनारा किनारा ही ये रास्ता बना हुआ था। ठीक है, ये व्यापारिक मार्ग था और व्यापारी जो था इसी रास्ते से व्यापार किया करते थे। और जो फासियन जो था व्यापारी के जहाज में ही निकल पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए कहता है पूर्व को और पता लगाना ताकि वो चीन की तरफ जा सके। ठीक है, वो अपने घर या पश्चिम किस दिशा में है, या तो पूर्व की ओर पता लगा ले या तो पश्चिम की ओर पता लगा ले। ठीक है, कोई एक दिशा अगर पता लग जाएगा
अगर उसे पूरब की ओर जाना है तो पश्चिम का भी दिशा लग जाएगा, तो उसके अपोजिट जाके पूरब की ओर पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकता है, या तो पूरब की ओर या तो पश्चिम किधर है, ये असंभव हो जाता था समुद्र में पता लगाना। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता था। बरसात और तूफान आ जाए तो फिर जहाज का कहता है कि वो अपने दिशा से ही ले जाएगा, जिस दिशा में अपना हवा चलेगा उस दिशा में जहाज को चलना पड़ता था, नहीं तो जहाज डूब जाता था। ठीक है, जावा पहुंचने में उसे 90 दिन में से भी ज़्यादा लगे थे। जावा स्थान जो पहुंचने में 90 दिन से भी ज़्यादा लगे थे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ों में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कैसे वो कितना कठिन परिश्रम करके यहाँ पे आया था। बिल्कुल है। ठीक है, एक तो बंगाल से शुरू यात्रा किया, जावा पहुंचा एक व्यापारी के साथ, फिर वहाँ पे 5 महीना रुका, 5 महीना रुक के फिर यहाँ से चीन की तरफ गया। ठीक है, तब जाकर वो अपना पहुंच पाया होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये अपना बताया गया, और इससे भी ज़्यादा यहाँ पे भारत में रुका था, बहुत दिन भारत में भी रुका था। ठीक है, ठीक है, आपको हमने इसका मार्ग भी दिखा दिया है कि किस तरीक़ा से वो इसमें भारत से बंगाल की खाड़ी होते हुए बंगाल से यात्रा से शुरू किया था, वहाँ से कैसे वो गया था। ठीक है, तो आपको अब ये बताना है कि अभी जो हम इसमें जो कहा बताया है, ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा और मूर्ति को उसने क्यों नहीं फेंका, और पांडुलिपि है, इसके बारे में आपको हमें कमेंट करके बताना है कि ये दोनों चीज़ को क्यों नहीं फेंका। भाई से सारा सामान फेंक दिया लेकिन जहाज़ पर से ये दोनों नहीं फेंका, किस लिए, क्यों नहीं फेंका। ठीक है, अब चर्चा करते हैं स्वयंत्यांक देशांक। भूमार्ग से यानी उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यह कहता है उत्तर पश्चिम विभाग ये रह गया हो गया। ठीक है, ऐसे मध्य एशिया होते हुए इस तरीका से ऐसे करके वो चीन गया होगा, इतना घूम के गया होगा, ये भूमि मार्ग होते हुए। ठीक है, उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। देख रहे हैं आप इतना ज्यादा किताब जो उस समय बुद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो लिखा गया था, 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां इकट्ठा करके इन्हें वो आप लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। 20 घोड़ों पर लाद कर ये सब ले गया था। ठीक है, सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां। ठीक है, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गए। ठीक, 600 में से 50 पांडुलिपियां खो गए। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी, उसने जीवन का काफी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया था, जितने भी पांडुलिपि जो भी लिखा गया था, तो आप देख सकते कुषाण के शासनकाल में वहीं पे बता दिया गया कि वहाँ से संस्कृत में अब पांडुलिपि लिखना चालू कर दिया था। प्राकृतिक भाषा भी छोड़ के संस्कृत भाषा की, तो ये जो 600 किताब जो पांडुलिपि मतलब किताब जो लिखा जाता था, ऐसे करके उस समय लिखा जाता था, लकड़ी पर या पेड़ के छाल पर लिखा जाता था। ठीक है, इस तरीका से पांडुलिपि पर रहता था। ऐसे ऐसे 600 था, उस पर लिखा गया था, और उसका कहता है कि जो ले गया था, नाम जो उलट गया था और जो बचा था उसे ले जाके चीन में उसका चीनी अनुवाद करने में वो अपना पूरा जीवन बिता दिया था। ठीक है, ताकि पूरे चीन के लोग इसे पढ़ सके। ठीक है, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र रहा। नालंदा का चर्चा करते हैं, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र रहा। कैसे? स्वयंत्यांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने भी उस समय सबसे प्रसिद्ध बुद्ध विद्या केंद्र जो था नालंदा, जो कि बिहार में है, ठीक है, अध्ययन किया था। आपको इसका नालंदा का एक चित्र दिखा देते हैं इसमें, तब जाके समझ आएगा।
ये आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय बिहार का ये चित्र है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो वही कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस समय बुद्ध विद्या केंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उसी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी यात्री आते थे, ठीक है। उस जो भी यात्री आए थे उसने नालंदा के बारे में क्या लिखा, यहाँ देखिए, कहता है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय का विद्या केंद्र जो था, कहता है कि यहाँ के जो शिक्षक था योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे, बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। उन्होंने शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा कहता है कि शहरों से दूर विद्वान जो लोग आते हैं अपने शंकाएं दूर करने के लिए वहाँ आते थे, ठीक है। नए अंगुतकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही जवाब दे पाते थे, ठीक है। जैसे आज भी आप जाइएगा तो कहीं कहीं देखिएगा तो सिक्योरिटी लगा रखा रहता है, गार्ड जो रहता था, उस समय भी गार्ड रहता था विश्वविद्यालय, और वो गार्ड एक प्रश्न पूछता था, वो प्रश्न का उत्तर सही देने पर ही उसे अंदर जाने के लिए दिया जाता था, ठीक है। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी 10 व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसमें से 2 ही व्यक्ति, यानी 2 या 3 व्यक्ति ही अंदर जा पाता था। इतना कठिन नियम था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक है। और उसकी शिक्षक का उसने प्रशंसा किया कि कितना बुद्धिमान और योग्यतापूर्ण उस समय था, ठीक है। आपको हमें कमेंट करके बताना कि स्वयं त्याग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय यानी विद्या केंद्र में क्यों पढ़ना चाहता था, इसका क्या कारण था, वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि वो उतना चीन से उतना दूर कठिन परिश्रम रास्ता करते यात्रा करके वो इस विद्यालय में क्यों पढ़ने के लिए आया था, ठीक है। उसकी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए तब तक बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब अगला पॉइंट है भक्ति की शुरुआत किस प्रकार हुआ, ठीक है, इसकी चर्चा देखते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गए। जैसे इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं, ठीक है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपराओं के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर पूरा अपने श्रद्धा रखना यानी विश्वास रखना यही भक्त है। किसी चीज पर पूरा विश्वास कीजिए वही भक्त है, या किसी के ऊपर विश्वास कीजिए उसी का भक्ति का वही प्रमाण है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए भक्ति का राह, सबके लिए पथ खुला रहता है, कहता है। यहाँ पे कोई भेदभाव इस समय नहीं था, ठीक। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत अध्याय 11 में देखेंगे का एक हिस्सा है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, ठीक है। क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश में विभिन्न भागों में फैल गया, ठीक है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग जो था आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे, ठीक है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने अपराध देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे।
ठीक है, आज भी आप देखिएगा तो कितना ही महत्वपूर्ण पूजा पाठ थोड़ा सा रहा। हालांकि आज के दौर में उतना महत्वपूर्ण नहीं रह पाया है, लेकिन उस समय जो कहता है जिस समय ये चलन में आया था, ठीक है, पूजा पाठ के प्रचलन में जो आया था उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये माना जाता था कि अगर कोई सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहा है तो उसे वो देवी या देवता उसे दर्शन देंगे। ठीक है, जिसमें भक्ति उसे देखना चाहता है। इसलिए अब आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह या पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। ठीक है, मानव जानते जैसे मानव सोचते थे वो किसी भी रूप में देवी या देवता हमें दर्शन दे सकते हैं अगर सच्ची भक्ति हो तो। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ठीक है, जैसे ही सारे मतलब सब लोग मानने लगे भक्ति को, पूजा पाठ, तो कलाकार लोग भी था वो भी देवी देवता का एक से एक मूर्ति अलग अलग डिजाइन का खूबसूरत अच्छा बनाने लगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मूर्ति है, कहता बराह के रूप में विष्णु एवं मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप को है। पुराणों के अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी को जो दिखाया गया एक स्त्री के रूप में दिखाया गया। ये जो आप मूर्ति आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक स्त्री का देख सकते हैं, एक छोटा सा मूर्ति बनाया गया है। और ये जो प्रतिमा ये बराह का रूप है, जो कि क्या माना जाता है कि श्री विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जो कि जल में जो डूबने लगा था पृथ्वी, तो उसको बचाने के लिए बराह का रूप लिया था। ठीक है, और ये पुराणों में इसका वर्णन जो मिलता है, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, जो कि आगे जाके पढ़ेंगे अध्याय 11 में डिटेल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भक्ति के बारे में देखते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परंपरा एक अंतरंग संबंध है। भक्ति का क्या अर्थ? किसी के ऊपर निसंदेह विश्वास करना, वो मतलब दोनों के बीच का भक्ति हो गया, यानी वो उसका भक्ति हो गया। इसी को भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव मतलब हमने कहा ना, किसी के प्रति निसंदेह विश्वास करना, वही हो गया झुकाव। किसी के प्रति आप झुकाव रख रहे हैं। भागवत का एक अर्थ यह भी है, भागवत का यह भी एक अर्थ है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है उसे ही भागवत कहा जाता है। भागवत का क्या अर्थ है? यानी जैसे भागवत गीता कहते हैं, भागवत गीता श्री कृष्ण का जो उपदेश दिया गया भागवत गीता, भागवत का अर्थ है जो अपने ऐश्वर्य यानी अपना शौक जो अपने भक्तों के साथ बांट दे, शौक जो भी हो सारा। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। ठीक है, इसे भागवत कहते हैं। भक्ति का समझ आ गया कि भक्ति का अर्थ क्या होता है और भागवत का अर्थ क्या होता है, ये दोनों जान लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है जो कि एक किसी भक्त ने लिखा है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। ठीक है, करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह अंश है। अप्पार एक बेल्ला अध्याय 8 में पढ़े थे, बेल्ला के बारे में चर्चा था। ठीक है, कहता न नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के
दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। ये एक कविता है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, 1400 साल पहले का है। ठीक है, जो अब पाठ जो है उनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, इस कविता से समझकर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि अब इसमें भक्ति में किसको, भक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों में किसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है इस कविता में, उसकी चर्चा कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे कहता है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता है। ठीक है, इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, मंदिरों के बारे में। मंदिर मतलब क्या, आज भी आप देखिएगा तो किसी भी देवी देवता या मूर्ति किसी भी तरह का हो जाए, भगवान का प्रतिमा हो जाए, फोटो हो जाए, तो बहुत ही श्रद्धापूर्वक उसे कहीं उठा के कहीं अच्छे जगह पर रखा जाता है, ताकि वो लात ना लगे, कहीं गंदा चीज़ से दूर रहे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से रखा जाता है। आप भी अपना घर में, समानता सभी अपने घर में ये चीज़ को, जो भी हिंदू व्यक्ति है, ये सब देख सकते थे। ठीक है, हिंदू घर में ये सब आम बात है कि कैसे रखा जाता है, भगवान की मूर्ति का कैसे आदर किया जाता है, ये सब उसी का चर्चा है। बहुत ही सम्मानपूर्वक आदर किया जाता है, ये सही बात है। ठीक है, भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी थी। ठीक है, हिंदू का मतलब देखिए कहाँ से, हिंदू धर्म जो कहा जाता है, हिंदू धर्म जो आ गया, कैसे हिंदू धर्म आ गया। हिंदू शब्द के बारे में देखिए क्या है, इसकी चर्चा देखिए। हिंदू शब्द जो है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू जैसे इंडस या इंडिया कैसे निकला है, सिंधु या इंडस से निकला है, उसी तरह कहता है हिंदू भी इसी शब्द से इसी तरह निकला। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी और इसके पूर्व में यहाँ पे जो रहता था व्यक्ति सब, उसका चर्चा कर रहा है। मैप में एक बार देख लें सिंधु नदी का क्या है, चलिए देखते हैं मैप में और इसका। ठीक है, ये देखें, ये जो है ये आप देख सकते हैं सिंधु नदी यहाँ पे लिखा हुआ, और ये इस तरीका से ऐसे करके ये बहता था। ये सप्त सिंधु है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्याज, इस तरह का बहता था। और इसी का पूर्व वाला, यानी पूर्व वाला ये हिस्सा होगा, पूर्व वाला में रहने वाले व्यक्ति को ही अरबवासी जो थे, अरब तथा ईरानियों के जो लोग थे, वो ये सब का, इस शब्द का उपयोग करते थे। ठीक, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक है, और उसी शब्द से निकल के आया हिंदू। इंडस, जैसे इंडस 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 जो कहता है इंडस, उसी से इंडिया निकल के आया। सिंधु, सिंधु से है ये सब से। ठीक, इसी शब्द से हिंदू भी निकल के आया। इंडस का इंडस का के इंडस, इंडस का के, ठीक है, एच को एस पढ़ा जाता था। ठीक है, सिंधु को हिंदू कहने लगा क्योंकि एस को वहाँ पे एच कहा जाता था। ठीक है, सिंधु को हिंदू, यानी सिंधु को हिंदू कहने लगा था क्योंकि एस को एच कहा जाता था। इसी कारण से था यह वर्ड में जो था वहाँ पे और फिर था, इस कारण से सिंधु को हिंदू कहने लगा और इसी कारण यहाँ का नाम का हिंदू, हिंदू वाला लोग रह गया। ठीक है, और इसी शब्द से हिंदू का उत्पत्ति हो गया, हिंदू शब्द निकल के आया। आगे देखते हैं ईसाई धर्म का किस प्रकार से उदय हुआ, ईसा मसीह ने किया था, उसकी थोड़ा सा चर्चा कर ले और देख ले कि ईसा मसीह के बारे में क्या कुछ है। ठीक है, करीब 200 साल पहले, 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ठीक, ये उनका उपदेश था और उनका उपदेश का जो संग्रह जो किया गया है बुक, उसी को ही बाइबल कहा जाता है।
बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण की उपदेश लिखा गया है, उसी तरह से बाइबल में भी लिखा गया। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है कि वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उसकी चर्चा किया गया कुछ थोड़ा, ठीक है, उनकी कामनाएं पूरी होगी। ठीक है, जो दयालु है वे धन है। देखिए थोड़ा सा इसमें एक अंश दिया गया है छोटा सा समझने के लिए कि बाइबल उनका उपदेश किस प्रकार से था। जो दयालु है, कहता है जो दयालु है वह धन है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन है वे जो दिल से पवित्र व्यक्ति है, जो वो धन है, उसे कहते हैं, उन्हें कह रहे हैं जो पवित्र व्यक्ति है वो धन है, और जो दयालु है वे भी धन है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। पवित्र वे जो दिल से पवित्र है, कहते हैं, वे ईश्वर से दर्शन कर सकेंगे। धन है वे जो शांति स्थापित करते हैं। धन उसको भी धन्यवाद कर रहे हैं जो शांति स्थापित करते हैं। वही ईश्वर का संतान कहलाएंगे जो शांति का स्थापन करते हैं। कहते हैं शांति का स्थापित जो करेगा वही ईश्वर का संतान कहलाएंगे। तो ये छोटा सा बहुत ही बेहतरीन अच्छा उपदेश दिया गया है। चलिए, ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई प्रचारक पश्चिमी ईसाई से आए। ठीक है, जिसे चित्र संख्या देख सकते हैं, मैप में पता लगा सकते हैं कि ईसाई प्रचारक भारत कैसे आए थे, किस रास्ते से। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। ठीक है, सीरियाई एशिया, केरल में जो ईसाई है उसको कहा जाता है सबसे पुराना ईसाई। आप मैप में अगर देखिएगा तो ये रहा, आप किसकी चर्चा कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए जो पश्चिमी एशिया जो है, जो भारत जो आ गए थे, भारत उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर जो आ गया था, इस भाग पर, ठीक है, इस भाग पर जो ईसाई सब जो आ गया था, तो उसी का केरल में जो बसा हुआ है ईसाई, वो सीरियाई ईसाई है, जो कि सबसे पुराना ईसाई है। ठीक है, इस अध्याय खत्म हुआ। ये प्रश्न है जो आपके लिए है, आप प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये कल्पना है कि आप एक कल्पना कीजिए कि अगर जैसे इससे पहले जो हम कहानी में देखे हैं कि ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग जो अपने साथ 600 पांडुलिपि लेके गया था चीन। अगर आपके पास एक पांडुलिपि है, अगर कोई चीन का व्यक्ति आपसे मांगने आए तो क्या आप उससे किस प्रकार से बातचीत करेंगे, इसके बारे में कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए और बातचीत किस प्रकार से आप करेंगे। जो उस समय 600 पांडुलिपि वो कैसे लेके यहाँ से चला गया था, किस तरीका से वो बात किया होगा, कैसे यहाँ से लेके गया, इसी के बारे में चर्चा किया। ये उपयोगी शब्द दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है इस अध्याय में। और ये टाइमलाइन है। ठीक है, रेशम बनाने की कला की खोज देखें तो 7,000 साल पहले चोल चेर पांड्य का भी जानकारी लिए। 2300 साल पहले का रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ोतरी कैसे हुआ। 2000 साल पहले कुषाण शासक कनिष्क के बारे में चर्चा की है। 1900 साल पहले फासियन भारत का आगमन हुआ। 1600 वर्ष पहले स्वयंत्यांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचनाएं, ये सब 1400 साल पहले हुआ था। और इन्होंने ही चीन स्थल मार्ग से होते हुए 600 पांडुलिपि ले गया था। उसी के बारे में कहता है कि चर्चा करके आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास पांडुलिपि रहता रहा तो आपके कोई चीन का व्यक्ति लेने आता तो आप किस तरीका से उससे बात करते रहा, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, और किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए या चाहिए तो कमेंट करके हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर इस अध्याय का आपको प्रश्न का आंसर भी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, वो भी हम एक वीडियो में लाएंगे और उसका प्रश्न का आंसर बताएंगे। ठीक है, इस अध्याय में हमने ये सब सीख लिया और इसके बारे में जानकारी ले लिया।
ठीक है, मिलते हैं अगला अध्याय में फिर से नया एक वीडियो के साथ।